हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। कल हमने इस बुक से 100 क्वेश्चन कर लिए थे। सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम 101। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एपिथेट और द नेम ऑफ एन ऑफिस और डिग्निटी इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अ प्रॉपर नेम। सो द बार्ड फॉर शेक्सपियर, गैमेलियल फॉर अ वाइज मैन, कैसनोवा फॉर अ वोमेनाइजर एंड हिटलर फॉर अ टिरेंट। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके एजना, मिटोनमी, सिनिडोकी एंड एंटोनोमेशिया। सो आंसर इज डी, एंटोनोमेशिया। ठीक है, क्या होता है ये सब्सटीट्यूट होता है प्रॉपर नेम का। जैसे शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नेम है। शेक्सपियर क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया, जिसका सब्सटीट्यूट है यहाँ पर द बार्ड। ऐसे ही कोई तानाशाह व्यक्ति होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हिटलर। ठीक है, वोमेनाइजर के लिए कैसनोवा, एंड कोई वाइस पर्सन है उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे गैमेलियल। सो इज़ कॉल्ड एंटोनोमेशिया। सो ये एक तरह से ना मिटोनमी की तरह ही होता है। मिटोनमी क्या होता है, सब्सटीट्यूट होता है, यानी कि अदर नेम। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम जब उसके कोई दूसरे नाम से बुलाएं, उसके लिए कुछ दूसरा नाम हम लेते हैं, उसी को मेटोनमी कहते हैं। ठीक वैसे ही एंटोनोमेसिया है। यहाँ पर हम शेक्सपियर को बार्ड कह रहे हैं, है ना, और गैमेलियल वाइज मैन के लिए बोल रहे हैं, हिटलर टिरेंट के लिए हम हिटलर का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे ही मतलब मिटोनमी में क्या होता है, हम बोलते हैं पैन इज़ माइटर दैन शॉर्ट, ऐसे बोलते हैं। तो पैन यहाँ पर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, राइटर के लिए यूज़ करते हैं, और शॉर्ट यहाँ पर हम योद्धा के लिए यूज़ करते हैं। सो जैसे मिटोनमी सब्सटीट्यूट होता है नाम का, वैसे ही एंटोनोमेसिया इज़ ऑल्सो अ सब्सटीट्यूशन फॉर अ प्रॉपर नेम। ओके, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। अ फ्रेज कॉइंड बाय द अमेरिकन क्रिटिक हैरोल्ड ब्लूम इन the eponymous book 1973 to describe his conception of the double relation of individual poet to their literary precursor, who fulfill the function of the father in the Freudian family drama. ऑप्शंस हैं आपके एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी इम्बेरेंस और एंजाइटी अटैक। सो ये जो फ्रेज़ है, इसे कॉइन करने वाले थे हैरोल्ड ब्लूम। इसका नाम है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। सो ए इज़ द राइट आंसर, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट है 103। द सप्रेशन ऑफ एन इनिशियल अनस्ट्रेस syllable, usually a vowel, mongest for amongst, mid for amid, ट्विन for between। ठीक है, इनिशियल अनस्ट्रेस लेवल। ठीक है, जो शुरुआती आपका अनस्ट्रेस लेवल है, उसको इसमें क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, एक तरह से हटा दिया जाता है। जैसे मोंगेस्ट में ए को हटा दिया, मतलब एमेंगेस्ट में ए को हटा दिया गया तो मोंगेस्ट हो गया। एमिड से ए को हटा दिया गया तो ये मिड हो गया। ऐसे ही बिटवीन से बिट, इसको बी को हटा दिया गया तो ये ट्विन हो गया। इस तरीके से जो इनिशियल सिलेबल है उसको सप्रेस किया जाता है। सो इसको हम बोलते हैं एप्रीसिस। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104। अ स्टेटमेंट ऑफ सम जनरल प्रिंसिपल एक्सप्रेस्ड मेमोरेबली बाई कंडेंसिंग मच wisdom into few words. For example, give a man a mask and he will tell you the truth. ठीक है, स्टेटमेंट है सम जनरल प्रिंसिपल एक्सप्रेस मेमोरेबली बाई कंडेंसिंग मच विजडम। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस रखना है कि मच विजडम इनटू फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स में मच विजडम, ज़्यादा विजडम आप दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, गिव अ मैन अ मास्क एंड ही विल टेल यू द ट्रुथ, कि एक व्यक्ति को मास्क दे दो और वो फिर आपको क्या बताएगा, ट्रुथ बताएगा। तो इसको बोलते हैं हम
एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या होता है, जैसे हिंदी में बिहारी जी ने बहुत अच्छा यूज़ किया इस एफोरिज्म का। बोलते हैं कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया है, यानी कि इसका ये मतलब होता है कि छोटे से शब्दों में बड़ी बात कहना। तो इंग्लिश में इस चीज़ के लिए टर्म है हमारे पास एफोरिज्म। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर, एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है, गागर में सागर भरना, यानी कि कम शब्दों में आप बड़ी चीज़ कहते हो, बड़ी बात कहते हो, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। नेक्स्ट है 105, सच लिटरेचर, ऐसी लिटरेचर कंप्राइजेज प्रोफेटिक और क्वासी प्रोफेटिक। जो कैसी होती है, प्रोफेटिक होती है। प्रोफेटिक का मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना एक तरह से, है ना। मतलब फेट का मतलब होता है कहना, और प्रो मतलब पहले। तो कोई चीज़ होने से पहले आप कह रहे हो तो उसी को बोलते हैं हम प्रोफेटिक। ये एक तरह इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यवाणी करना। तो और या क्वासी प्रोफेटिक, या फिर उसमें हाफ मतलब कुछ भविष्यवाणी होती है। ठीक है, या तो पूरी तरह से भविष्यवाणी है या आधी भविष्यवाणी हो। ऐसी लिटरेचर को ऐसी लिटरेचर राइटिंग विच टेंड टू प्रेजेंट डूम लैडन विजन ऑफ द वर्ल्ड एंड सोम्बर एंड मिनेटरी प्रेडिक्शंस ऑफ मैनकाइंड डेस्टिनी, इसको बोलते हैं, आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 4। प्रोफेटिक लिटरेचर बोलते हैं इसको, एपोकैलिप्टिक लिटरेचर बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल बोलेंगे, थियोलॉजिकल लिटरेचर। मतलब क्या बोलेंगे इसको, किस टाइप की लिटरेचर होती है जिसमें प्रोफेटिक और क्वासी प्रोफेटिक राइटिंग्स शामिल होती हैं। ठीक है, सो हम इसे बोलते हैं एपोकैलिप्टिक लिटरेचर। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 106, द टर्म रेफर्स टू ए ब्रीफ फेबल और allegorical story with pointed or exaggerated detail usually intended to convey a moral। ठीक है, टर्म रेफर्स करता है ब्रीफ फेबल और या फिर कोई एलिगोरिकल या स्टोरी होती है जिसमें क्या है, मॉरल कन्वे किया जाता है। इसको बोलते हैं एलोगोरी, एपोलॉग और प्रोलॉग और या फिर एप्लॉग। सो इसे हम क्या बोलते हैं, एपोलॉग बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे फेबल की बात हो रही है। फेबल भी क्या है, एक तरह से एलोगरी का ही प्रकार होता है। तो यहाँ पे फेबल ना देके उन्होंने वर्ड यूज़ किया एपोलॉग। सो बी इज़ द राइट आंसर, है ना। एपोलॉग में क्या होता है कि मतलब एनिमल के थ्रू मतलब कोई स्टोरी सुनाई जाती है, उसमें कोई ना कोई जो ह्यूमन बीइंग है उसको कोई ना कोई मॉरल दिया जाता है उसके थ्रू, एनिमल के थ्रू। इसे हम एपोलॉग और फेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है 107, अ वर्क रिटन, एक वर्क लिखा जाता है टू डिफेंड अ राइटर्स ओपिनियन और टू इलेबोरेट एंड क्लेरिफाई ए प्रॉब्लम। इसे क्या बोलते हैं, सॉरी वर्क बोलते हैं, अपोलॉजी बोलते हैं, वर्क ऑफ एक्सक्यूज़ बोलते हैं, या फिर अपीज़ बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एपोलॉजी। ठीक है, एपोलॉजी क्या होता है, एपोलॉजी होता है स्पीकिंग इन डिफेंस, स्पीकिंग इन डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में बोलना, यानी कि किसी भी एक्शन को जस्टिफाई करना। कोई भी एक्शन किया गया है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये वर्क लिखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं एपोलॉजी। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108, अ रेटोरिकल डिवाइस वेयर द स्पीकर इंट्रोड्यूसेस अ सब्जेक्ट। ठीक है, एक रेटोरिकल डिवाइस है जहाँ पर स्पीकर इंट्रोड्यूस करता है एक सब्जेक्ट को by saying that it should not be brought up or even denying that they are even speaking about it. A famous example it contained in Hamlet parting words to Gertrude at the end of the bedroom scene। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, नॉट दिस बाई नो मीन्स दैट आई बिड यू डू, लेट द ब्लॉड किंग टेम्प्ट यू अगेन टू बैड। तो इसको बोलते हैं हम एपोफेजिस। ठीक है, द डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरालिप्सिस। इसको हम पैरालिप्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एपोफेजिस और पैरालिप्सिस एक ही बात है।
Question number 109. A term used in the theory of deconstruction to indicate a kind of impasse or insoluble conflict between rhetoric and thought. Okay, aporia suggests the gap or lacuna between what a text means to say and what it constant to mean. ठीक है, ये जो टर्म है ये डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के अंदर यूज़ किया जाता है. डीकंस्ट्रक्शन क्या है? ये वही है जो जैस डेरेरा ने इसको दिया था. ठीक है, इसका नाम बताना है आपको क्या है. ऑप्शंस हैं ये आपके 4. डीकंस्ट्रक्शन, डिफरेंस और डिफरेंस एपोरिया. सो दिस इज़ कॉल्ड एपोरिया. सो डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, एपोरिया क्या होता है? ये एक तरह से ये होता है एक तरह से पैराडॉक्स, लॉजिकल पैराडॉक्स होता है ये. ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन करते हो बट ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर हो. ठीक है, जैसे पैराडॉक्स क्या होता है? कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है ना, खुद को ही कंट्राडिक्ट कर देता है. इसी तरीके से क्वेश्चंस, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसका कोई ऑब्वियस आंसर नहीं होता, ठीक है, व्यक्ति के पास. सो एक तरह से ये लॉजिकल पैराडॉक्स होता है एंड इसका मतलब ये गैप होना, एपोरिया. सो डी इज़ द राइट आंसर. इस तरह के का जो ये जो डिवाइस है इसको है ना सॉक्रेट एंड जो प्लेटो वगैरह थे वो लोग इसको काफ़ी मात्रा में यूज़ करते थे. यानी उनके वर्क के अंदर ये आपको डिवाइस मिल जाएगी क्योंकि रेटरिक वगैरह सॉक्रेट और यही सब यूज़ करते थे. ठीक है, नेक्स्ट है अ रिटोरिकल डिवाइस इन विच स्पीच इज़ ब्रोकन ऑफ एब्रप्टली एंड द सेंटेंस इज़ लेफ्ट अनफिनिश्ड. ठीक है, ये क्या है? एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसमें क्या होता है? स्पीच इज़ ब्रोकन ऑफ, जिसमें स्पीच ब्रोक ऑफ होती है एब्रप्टली एंड सेंटेंस को अनफिनिश्ड छोड़ दिया जाता है. इसको हम बोलते हैं पॉजियो पैसिस. ओके, सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है अ फीचर ऑफ स्कॉलरली एडिशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स etc. इट इंक्लूड्स टेक्सचुअल footnote, emendations, variant readings, marginalia, appendices, glossaries and so forth is called apparatus. So B is the right answer, apparatus. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112. अ नेम दैट फिट द नेचर एंड करेक्टर ऑफ ए पर्सन और देयर ऑक्यूपेशन. ठीक है, कोई नाम जो किसी व्यक्ति के करेक्टर, नेचर और या फिर उसके ऑक्यूपेशन के अनुरूप फिट बैठता हो. दिस इज़ हाउ नेम वर ओरिजिनली एक्वायर्ड और बेस्टोड. ठीक है, उसको उसी तरीके का नाम दिया जाता है जैसे हंटर, जैसे शिकारी के लिए हंटर, किसान के लिए फार्मर, है ना, कूपर, स्मिथ सुनार के लिए, है ना, मैसन जो घर वगैरह बनाते हैं, मिलर, ड्रैपर. सच नेम्स वर कॉमन इन दी मॉरल्टी प्लेज एंड एलोगरीज. तो इस तरीके के जो नाम थे, ठीक है, कैसे नाम जो उसके काम के अनुरूप और उसके नेचर और करेक्टर के अनुरूप फिट हैं, उनको मॉरल्टी प्लेज एंड एलोगरीज में यूज़ किया जाता था. इसको हम बोलते हैं एप्ट्रोनिम. सो सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, एप्ट्रोनिम. नेक्स्ट है दिस टर्म डिनोट व्हाट इज ओल्ड और ऑब्सोलीट. इट्स यूज वॉज कॉमन इन पोइट्री अंटिल द एंड ऑफ द 19th century. ठीक है, the reason are various. Sometimes the older form of a word was more suitable metrically. ठीक है, ये टर्म किसको डिनोट किया जाता है? ऑब्सोलीट वर्ड. यानी कि पहले तो इसका जो बहुत ही रेगुलर यूज़ होता था पोइट्री के अंदर, लेकिन एंड ऑफ 19th century से 19th century के बाद इसका यूज़ जो है बंद हो गया एक तरह से. इसको हम बोलते हैं आर्केइक वर्ड. ये आर्केइक वर्ड होते हैं जैसे दाऊ, दाई, इस तरह के वर्ड हम जो चौसर वगैरह को पढ़ते हैं उसके उनके वर्क में हमें देखने को मिलते हैं. शेक्सपियर के वर्क में भी काफ़ी मतलब 19th century तक हम काफ़ी पढ़ते आए, लेकिन 19th के बाद इनका मतलब जो यूज़ है वो मतलब बंद हो गया. तो इन ओल्ड और ऑब्सोलीट हम जो वर्ड हैं इनको हम बोलते हैं आर्केइक वर्ड. और सो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ए, आर्केइज्म. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
114. The investigation and analysis of archetypal and mythical narrative pattern, character type, theme and motifs in literature and their recurrence in literature. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ आर्किटाइपल एंड मिथिकल नैरेटिव पैटर्न्स. ठीक है, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर ये आपके: कल्चर मटेरियलिज्म, कल्चर क्रिटिसिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, जब हम किसी वर्क को इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी ये वर्ड जहाँ पर आ गया एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब होता है कि विश्लेषण करना, यानी हम किसी वर्क को उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर, उसकी थीम, मोटिव और कैरेक्टर टाइप्स, उसके आधार पर, जो कि क्या है बार बार लिटरेचर में वो यूज़ होते हैं, मतलब सेम पैटर्न लिटरेचर के अंदर बार बार यूज़ होता है. इस तरह की चीज़ों को हम एनालाइज कर रहे हैं किसी वर्क के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म. इस तरह की क्रिटिसिज्म क्या होती है, एक ओरिजिनल क्रिटिसिज्म ये होती है. ठीक है, जो पुरानी मतलब पहले से चली आ रही है. सो सी इज़ द राइट आंसर, आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट है 115. The phrase connotes the idea that a work of art has an intrinsic value विदाउट डायडेक्टिक और मॉरल पर्पस. ठीक है, ये फ्रेज़ क्या ये जो फ्रेज़ है ये कनॉट करता है इस आइडिया को कि एक जो वर्क है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होनी चाहिए, है ना, विदाउट डायडेक्टिक और मॉरल पर्पस. उसका कोई मतलब उसका पर्पस कोई मॉरल या डायडेक्टिक पर्पस नहीं होना चाहिए, बजाय उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि वो वर्क जो होता है अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट वर्क होता है. दिस कॉन्सेप्ट सीम्स टू हैव been first put forward by Lessing in Logcoon 1766 and become something of an artistic battle cry or slogan following the publication. तो आप समझ गए होंगे ना आप, तो ये ठीक है. ऑफ गुटार्स प्रीफेस टू मैडमोइजली दी मॉपिन 1835, आर्ट फॉर आर्ट से. यानी इसका मतलब क्या है, आर्ट फॉर आर्ट से, कि आर्ट की खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है. ठीक है, उसका पर्पस कोई मॉरल या फिर कोई डायडेक्टिक मतलब सीख देना नहीं है बेसिकली. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 116. इन ड्रामा फ्यू वर्ड और अ शॉर्ट पैसेज स्पोकन इन एन अंडरटोन और टू द ऑडियंस. ठीक है, किसी भी ड्रामा में कोई शॉर्ट पैसेज वगैरह बोला जाता है ऑडियंस से अंडरटोन में. अंडरटोन का मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ऑडियंस से बोला जा रहा है, कुछ चीज़ ऑडियंस को बताई जा रही है, जहाँ पर जो अदर करेक्टर हैं स्टेज के ऊपर ही मौजूद है मगर वो नहीं सुन रहे हैं उसको. ठीक है, तो इसको हम असाइड बोलते हैं. सो बी इज़ दी राइट आंसर. जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो उसमें वही होता है कि वो जब प्ले एंड हो रहा होता है तो जो तारक मेहता है वो यही आकर ऑडियंस को बताता है कि देखिए आगे अब क्या होगा. इसमें हम मतलब फर्दर जो एपिसोड है उसकी डिटेलिंग करता है आगे, और जबकि अदर जो करेक्टर होते हैं वो अपने बातों में उसमें लगे होते हैं. तो इस तरीके की ये जो डिवाइस है इसे असाइड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 117. द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ रोमन लिटरेचर adorned by the poet Virgil, Ovid, Horace and the Propertius. ठीक है, ग्रेटेस्ट पीरियड रोमन लिटरेचर का जो पीरियड था, महान पीरियड, जिसे एडॉन किया था वर्जिल, ओविड, हॉरेस जैसे पोइट्स ने, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑगस्टिन एज, स्यूडो क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ रीजन. सो दिस इज कॉल्ड ऑगस्टिन पीरियड एज. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है. ठीक है, ऑगस्टन इज नेम आफ्टर रेन 27 BCE 14 CE ऑफ द एम्परर ऑगस्टस. ठीक है, तो इस समय क्या था कि ये जो रोमन पीरियड था और उस समय जो ये लिटरेचर लिखा जा रहा था वर्जिल, हॉरेस वगैरह के द्वारा, तो उस समय जो शासक थे वहाँ के वो थे ऑगस्टस. तो इन्हीं के नाम पर इसको ऑगस्टन एज बोला गया था. ठीक है, लेकिन बाद में इंग्लैंड में क्या हुआ था कि इस पीरियड को क्या क्या किया गया था,
बाद में इंग्लैंड में इस पीरियड को इमिटेट किया गया था, ये जो है अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन ड्राइडन वगैरह इनके द्वारा। तो उसको स्यूडो क्लासिकल एज के नाम से और ऑगस्टन एज के नाम से इसीलिए जाना जाता है उस पीरियड को, 17th सेंचुरी को, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। Next, 118, the term refers to a highly ornate, gilded poetic diction favored by the Scottish Chaucerians and some English poets in the 15th century, notably by John Lydgate, is called Oriat diction. So, A is the right answer. Next, 119, the mood and feelings, the intangible quality which appeals to extrasensory as well as sensory perception evoked by a work of art is called atmosphere. So C is the right answer. नेक्स्ट है 120, अ फ्रेज इन्वेंटेड बाई हेनरी जेम्स। ठीक है, ये जो फ्रेज है हेनरी जेम्स के द्वारा इन्वेंट किया गया था टू डिनोट व्हाट द सब्जेक्टिव राइटर ऑफ द नोवेल tries to convey to the reader after a time. We, in a sense, inhabit the writer's mind, breathe that air and are permeated by his vision. Is called atmosphere of the poetry, atmosphere of the novel, atmosphere of the drama, atmosphere of the mind. So it is called atmosphere of the mind. So D is the right answer. Okay, atmosphere of the mind. Next, 121, अ पर्सन ओन अकाउंट ऑफ हिज और हर लाइफ। किसी व्यक्ति का अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ का जो खुद का विवरण। इट इज़ रिलायबल एंड ट्रू, जो रिलायबल है यानी कि ट्रस्टवर्दी है और ट्रू है, सत्य है। पोर्ट्रेयल ऑफ ए लाइफ फ्रॉम विच अदर्स कैन लर्न, जिससे दूसरे लोग सीखते हैं, इसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, बायो मीन्स लाइफ होती है, ग्राफी मीन्स लिखना होता है। सो कुल मिला के वर्ड बन जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, एक व्यक्ति मतलब ये चाहे वो सी हो चाहे वो ही हो, अपना खुद का जीवन परिचय वो लिखते हैं, जिससे दूसरे लोग उससे सीख ले सकें। Next, 122, a rhetorical device by which an idea is introduced in negative terms in order to call attention to it and arouse curiosity. A classic example is Mark Antony use of the will in Julius Caesar Act 3 Scene 2 in order to rouse the mob interest. ठीक है, जो एंटनी बोलता है जब सीजर की डेथ के बाद, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, मैं उसे दफनाने आया हूँ ना कि उसकी प्रशंसा करने। ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। सो इससे बोलते हैं हम ऑटो क्लासेस। सो ए इज़ द राइट आंसर। Next, 123, writing which is attempted without conscious control, it is more likely to be possible in a state of uh, hypnosis or under the influence of drugs। ठीक है, ऐसी राइटिंग जो कॉन्शियसली नहीं लिखी गई है और ड्रग्स वगैरह के प्रभाव में आकर हमने वो लिखी है, जैसे कि एस टी कॉलरिज क्या थे, एडिक्ट थे वो, है ना। वो क्या होता है, नशा वगैरह लेते थे वो, मुझे उसका राइट नेम नहीं याद आ रहा इस समय। तो ऐसी पोइट्री को हम बोलते हैं, जो ऐसी पोइट्री अनकॉन्शियसली लिखी जाती है। ठीक है, जब आप है ना एक नशे की हालत में हो, मतलब कॉन्शियस नहीं है आपका माइंड, आप अनकॉन्शियसली लिख रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसा मतलब ऐसी राइटिंग कीट्स भी लिखते थे, और ये जो है एस टी कॉलरिज ये भी इस तरीके की राइटिंग को लिखते थे। तो इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस राइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 124, a jargon term employed in the new criticism to denote that a poem, for instance, has no other end or purpose but to be
therefore it has no didactic moral or any other additional purpose. इसको बोलते हैं autotelic. So B is the right answer. ठीक है, autotelic. The term, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. द टर्म वाज यूज्ड बाय टी.एस. एलियट इन 1923. ये जो टर्म है ना, टी.एस. एलियट ने यूज़ किया, ठीक है, अडॉप्टेड बाय न्यू क्रिटिसिज्म, जिसे न्यू क्रिटिसिज्म ने अडॉप्ट किया टू डिस्टिंगाइज द सेल्फ रेफरेंशियल नेचर ऑफ लिटरेरी आर्ट फ्रॉम डायडेक्टिक फिलोसॉफिकल क्रिटिकल और बायोग्राफिकल वर्क दैट इन्वॉल्व्स practical reference to think outside themselves. Okay, next है 125. An important and much used term in the history of art and literature. ठीक है, it clearly has a military origin. ठीक है, इसका जो origin है वो military है. Advance guard and as applied to art and literature, जिसे art and literature में applied किया गया, denote exploration, pathfinding, innovation and invention, something new, something advanced, ahead of its time and revolutionary. So this term is called avant-garde. Avant-garde मतलब something new और innovative. ठीक है, ऐसी राइटिंग जो इनोवेटिव है और न्यू है. सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 126. A folk song or orally transmitted poem telling in a direct and dramatic manner some popular story usually derived from a tragic incident in local history or legend. The story is told simply, impersonally, ठीक है, and often with vivid dialogue. So this is called ballad. So A is the right answer. नेक्स्ट है 127. ट्रेडिशनली अ 4-line स्टैंजा और क्वाड्रेंट containing alternating 4 stress and 3 stress line. The rhyming scheme is usually ABCB and sometime AB a refrain is common. ठीक है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे. ये 4-line स्टैंजा, ठीक है, बेलार्ड स्टैंजा के नाम से फेमस है इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, जिसकी राइम स्कीम या तो ABCB मिलेगी या फिर AB मिलेगी. जब ये ABCB होती है तो पहली जो लाइन है वो राइम करेगी तीसरी से और जो सेकंड है वो करेगी इससे, फोर्थ लाइन से राइम करती है. ठीक है, पहली लाइन थर्ड से और सेकंड वाली फोर्थ से. और कभी कभी इस तरह की स्टैंजा भी मिलती है. ज़्यादातर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो इस तरीके का स्टैंजा फॉर्म यूज़ करते हैं बैलड का. और रिफरेन तो इसके अंदर कॉमन होता है. रिफरेन वही होता है जो बार बार जो लाइन रिपीट होती है. सो बी इज़ द राइट आंसर, बैलड मीटर. ठीक है, इसे बैलड मीटर के नाम से जाना जाता है. 128. अ पोइट हु वॉज अवॉर्डेड प्रिविलेज स्टेटस इन एंशियंट कैल्टिक कल्चर. ठीक है, अ पोइट जिसे क्या प्रिविलेज मिल रहा है, प्रिविलेज स्टेटस मिल रहा है एंशियंट कैल्टिक कल्चर के अंदर. एंड हु was charged with the duty of celebrating the laws and heroic achievement of his pupil. इसको बोलते हैं बार्ड. बार्ड क्या होते हैं? पोइट, मतलब एक तरह से यही हैं ये जो है सिंगर वगैरह, इनको हम बार्ड बोलते थे कैल्टिक लिटरेचर के अंदर. कैल्टिक लिटरेचर कौन सा लिटरेचर है? जो पुराना ब्रिटेन का जो ओरिजिनल लिटरेचर है. ठीक है, वो जो ओरिजिनल पीपल थे वो लोग कैल्ट थे ना, तो उस कल्चर में. नेक्स्ट है 129. द टर्म बेसिकली इंडिकेट द impropriety of language. द टर्म में रेफर टू ए मिस्टेक इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड और द unwanted use of foreign word is called barbarism. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 130. अ पोएम और सॉन्ग whose subject matter is in some way connected with boat of or water. ठीक है, जिसका सब्जेक्ट मैटर किससे कनेक्टेड है? बोट. बोट मतलब वही नाव और पानी. ऑल्सो वन whose oral effect can suggest the movement of water. So this is called bar carol. Okay, so D is the right answer. ठीक है, यानी कि ऐसी पोइम जिसका सब्जेक्ट मैटर है, जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? नाव है, पानी वगैरह है, तो उसको हम बोलते हैं बार कैरोल. सो डी इज़ द राइट आंसर.
Next, 131. It is a term more commonly used of the virtual art and music than literature, but it may be used judiciously to describe a particularly ornate or sumptuous style. It can be applied, for example, to the prose of Sir Thomas Browne and to the more extravagant conceit of Crashaw and Cleveland. Is called Baroque. This is explanation. The term Baroque usually refer to the most artificial poetic style of the early 17th century. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्नेट स्टाइल होता है, मतलब राइटिंग में आप बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ इसकी स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा जो डिवाइसेस होती हैं ना, उनको यूज़ करते हो लिखने में, उसको बैरक स्टाइल बोला जाता है। मैग्नीलोक्वेंट लैंग्वेज इसको बेसिकली बोला जाता है। 17th सेंचुरी में से यूज़ किया जाता है, स्पेशली दोज नोन एज गैंगोरिज्म एंड मैरिनिज्म आफ्टर द स्पेनिश पोइट लुइस दी गोनगोरा, ठीक है, इनके नाम पर, एंड द इटालियन पोइट जियोवानी बैटिस्टा मैरिनी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है 132। अ लैंग्वेज डिवाइज्ड बाई Auden and Richard and presented in 1930. Its carefully selected vocabulary consisted of only 830 words, of which 600 were nouns and 150 were adjective. ठीक है, टोटल वर्ड कितने थे? 830, जिसमें से कि 600 नाउन थे और 150 वर एडजेक्टिव। द रिमाइंडर वर व्हाट दे कॉल्ड ऑपरेटर्स। बाकी जो बचे जिन्हें ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। यानी कि जो बाकी बचे वर्ड थे उनको ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल था? वर्ब थे, एडवर्ब थे, प्रीपोजिशन थे एंड कंजंक्शन थे। इसको बोलते हैं बेसिक इंग्लिश। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। Next, 133. The name given to the feeling that the tone or language being used is far more elevated than is appropriate. The term refers to the use of elevated language and imagery to describe trivial subject matter, or from such an exaggeration of pathos, emotion provoked by genuine suffering, as to become overly sentimental or ridiculous, is called pathos. So D is the right answer. ठीक है, the term pathos was first used in this sense by Alexander Pope in his treatise पेरीबैथस। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप ने इसे अपने ट्रीटाइज पेरीबैथस में यूज़ किया था। द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री 1728। बैथोस इज अचीव्ड। ठीक है, बैथोस को कब अचीव किया जाता है? व्हेन ए राइटर स्ट्राइविंग एट ए सबलाइम ओवर रीचेज हिमसेल्फ एंड फॉल इनटू द एब्सर्ड। यानी कि जब राइटर क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब जब अपने किसी वर्क के मतलब या कंपोजिशन के हाईएस्ट पीक पर होता है और फॉल्स हो जाता है एब्सर्ड में, मतलब अचानक से, मतलब एक ट्रिवियल मैटर पे वो गिर जाता है, लाके अपनी कंपोजिशन को छोड़ देता है, दैट इज़ कॉल्ड बैथोस। ठीक, नेक्स्ट है 134। The term in this restricted sense is generally believed to have been devised by Jack Kerouac. It bears connotation of downbeat, offbeat, down and out, drop out, and beatitude, and denote a group of American writers, especially poets who become prominent in the 1950s. They are particularly associated with San Francisco, USA. ठीक है, एंड दे जनरली एक्सेप्टेड फादर फिगर वर कैनिथ रैक्सरॉथ, हेनरी मिलर एंड विलियम बरो। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बीट राइटर्स। ओके, सो ए इज़ द राइट आंसर, बीट जनरेशन।
ठीक है। बीट राइटर क्या था, ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकन राइटर्स का ग्रुप था यूएसए में, द लेट 1950s, ठीक है, लेड बाय द पोइट। इसके जो मेन पोइट थे वो थे एलन्सवर्ग, ये एक पोइट थे, एंड द नोबलिस्ट थे जैक करॉक, ये इसके मेन मतलब प्रोमिनेंट राइटर हैं। राइटर ऑफ द बीट जनरेशन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी in search of beatific ecstasy through drugs, sex, and Jain Buddhism. Their loose style favor spontaneous self-expression and recitation to judge accompaniment. The principal work of the group are Ginsberg Hall 1956 and Kerouac On the Road. ठीक है, तो कैरॉक का नोवेल है ये ऑन दी रोड, ये मेन वर्क है। इस तरह का जो ग्रुप था, ये जो बीट राइटर का ग्रुप है, इसका जो मेन वर्क था ना इस लिटरेचर का, वो था ऑन द रोड। तो ये एक नोवेल है। और जो गिन्सबर्ग हैं, ठीक है, एलन गिन्सबर्ग, इनकी जो है पोइटिक कलेक्शन है हॉल। इस ये जो मेन वर्क माना जाता है इस तरह की लिटरेचर का, बीट लिटरेचर। नेक्स्ट है 135 इन हैरोल्ड ब्लूम थ्योरी ऑफ द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस टर्म डिनोट द स्टेट ऑफ माइंड and predicament of the poet who feels that his predecessors have already said anything worth saying, that there is no room for further creativity। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलेटेडनेस। बिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे बोलते हैं किसी को, और जब हम भूल जाते हैं तो हम नेक्स्ट डे हम उसको बोलते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सो सेम बात ये हैरोल्ड ब्लूम कह रहे हैं। इन्होंने जो अपना मतलब कॉन्सेप्ट दिया था एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका मतलब ये था कि जो कोई राइटर होता है वो कोई वर्क लिखता है तो उसमें जो उसके जो प्रीसेसर मतलब प्रीडिसेसर होते हैं, प्रीकर्सर राइटर जो होते हैं, उनका वर्क इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे राइटर ये मान के चलते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं या जो भी हम लिख रहे हैं, वो कुछ पहले ही हमारी जो प्रेडिसेसर हैं उन्होंने वो लिख चुके हैं या बोल चुके हैं। यानी यहाँ लिख रहा है ना, प्रेडिसेसर हैव ऑलरेडी सैड एनीथिंग वर्थ सेइंग, यानी कि जो वर्थ सेइंग है वो पहले ही कह चुके हैं, यानी कि यहाँ पर कोई और जगह वो है नहीं है। तो इसको बिलेटेडनेस बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। ये स्टेट ऑफ माइंड को डिनोट कर रहा है, यानी कि जो नए राइटर हैं जो अब लिखने जा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं हमसे पहले जो हमारे प्रेडिसेसर थे वो लिख चुके हैं ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड को बिलेटेडनेस बोलते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 अ माइनर ड्रामेटिक जानर ऑफ वाइनेस प्रोनेंस विच वॉज पॉपुलर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century. The theme of such plays were concerned with the remedy and cure of some evil or malady or grave shortcoming in the main character. Among notable examples are Didymus Canchen, M. Hoen, marked 1815, and Der Werkziest 1819, both by Joseph Glitch. So ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बिसरंगस्टिक, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 137 अ मेडिवल डायडेक्टिक जानर इन प्रोज और वर्स, ठीक है, in which the behavior of animal used as symbolic types point a moral. So this is called fable, beast epic, beast fable or bestiary. So this is called bestiary. So D is the right answer. ठीक है, बिस्टरी क्या है, मतलब बीस्ट माने मतलब जानवर होते हैं ना, बीस्ट को क्या बोलते हैं हम, जानवर को क्या बोलते हैं बीस्ट, तो उससे ही टर्म आया बिस्टरी। ठीक है, बीस्ट के थ्रू कोई मॉरल या सीख देना। बिस्टरी इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल लाइफ। ठीक है, एनिमल लाइफ का डिस्क्रिप्शन है इन वर्स और प्रोज इन विच द करेक्टरिस्टिक ऑफ रियल एंड फैबुलस बीस्ट लाइक द फोनिक्स और द यूनिकॉर्न आर गिवन एडिफाइंग रिलीजियस मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 138 इट इज़ अ फ्रेंच टर्म फॉर फाइन राइटिंग originally used as in fine art to distinguish artistic literature from scientific or philosophical writing is
called Bailey's letters. So A is the right answer. Next, 139. This term first came into frequent use in the 1920s and it's in its proper sense denote a book that at any given time in a particular country is selling more copies than any other work. Best seller, best popular, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, बेस्ट सेलर. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 140. द टर्म डिनोट पॉपुलर रिलीजियस पोइट्री. ठीक है, ये जो टर्म है ये डिनोट करता है पॉपुलर रिलीजियस पोइट्री इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ मेडिवल इंडिया. जो मध्य भारत है उसकी जो रिलीजियस पोइट्री है उसके लिए डिनोट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड भक्ति. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 141. A kind of novel that follows the development of the hero or heroine from childhood to or adolescence into adulthood through a troubled quest for identity. ठीक है, एक तरह का नोवेल जिसमें क्या दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन का डेवलपमेंट दिखाया जाता है बचपन से लेके उसका जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है, वहाँ से लेके उसका जो एडल्टहुड है वहाँ तक. इसको हम बोलते हैं बिल्डोरोमा. सो बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, द टर्म वाज coined in 1819 by philologist John Carl Simon Morgenstern in his university lecture. ठीक है, यूनिवर्सिटी लेक्चर यहाँ इन्होंने कॉइन किया एंड वॉज लेटर फेमसली रिप्राइज्ड बाई विल डिल्थी हु लेजिटिमाइज्ड इट इन 1870 एंड पॉपुलराइज्ड इट इन 1905. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, नेक्स्ट है 142. The term refers to the principle of contrast between two mutually exclusive turn on off, up down, left right, slow fast, sense nonsense, truth falsehood, black and white, man woman, etc. It is an important concept of structuralism. Okay, and which sees such distinction as fundamental to all language and thought is called binary opposition. Okay, so B is the right answer. Next, 143. It is a detailed description of a person's life. It involves more than just basic fact like education, work, relationship, and death. It portrays a person's experience of these life event is called, क्या बोलते हैं इसको, बायोग्राफी. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144. African American culture nationalist movement active from the mid 1960s to the mid 1970s. Prominent figures include Amiri Baraka, Leroy Jones, Nikki Giovanni, Hackey, मधुबती डॉनली एंड सोनिया. ये सब नाम हैं जो इस आंदोलन के अंदर इन्वॉल्व थे. ठीक है, ये एफ्रो अमेरिकन आंदोलन था, ये कल्चर मूवमेंट था. द एम ऑफ द मूवमेंट वाज टू हेल्प फोर्ज एन इंडिपेंडेंट ब्लैक आइडेंटिटी एज अपोज टू ए Negro identity, which was considered a negative product of white society. So this is called black art movement. ठीक है, ये black art movement था, इसको एफ्रो अमेरिकन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट है 145. अ काइंड ऑफ ड्रामा, एक तरह का ड्रामा, और बाई एक्सटेंसन ए नॉन ड्रामेटिक वर्क इन विच डिस्टर्बिंग और सिनिस्टर सब्जेक्ट लाइक डेथ, disease or warfare are treated with bitter amusement, usually in a manner calculated to offend and shock. ठीक है, so this is called black comedy. So D is the right answer. ठीक है, ये पे इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे पढ़ लीजिए. द टर्म ब्लैक कॉमेडी इज अ ट्रांसलेशन ऑफ कॉमेडी नॉयल विच वी ऑ टू जीन एनोइल. ठीक है, 1910 ये इनका टाइम पीरियड है. हु डिवाइडेड हिज प्लेस ऑफ द 1930s एंड 1940s इनटू पीसेस रोजेज एंड पीसेस नॉयर्स. ये सारा दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको रीड कर लो.
नेक्स्ट है 146. As a literary term, it was used by the follower of Patriarchism to describe verses which dwelt upon and detailed the various parts of a woman's body. A sort of catalogue of her physical attribute is called blazon. So A is the right answer. ठीक है. This convention are moved in Shakespeare famous sonnet My Mistress, eyes are nothing like the sun. नेक्स्ट है 147. अ ग्रुप ऑफ राइटर हु लिव्ड इन दी ब्लम्सबरी एरिया. ठीक है, ग्रुप ऑफ राइटर था जो ब्लम्सबरी एरिया में रहता था लंदन, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. ये टाइम पीरियड हो गया. द मेन फिगर कौन थे इसके? वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, लिटन स्टैची, क्लाइव वेल. ठीक है, वेनिसा बेल, रॉगर फ्राई, डंकन ग्रांट, मेरनार्ड कीनेस, E.M. फॉस्टर एंड डेविड गार्नेट. सो E.M. फॉस्टर एंड वर्जीनिया वुल्फ इसमें मेन है. ये कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ फ्रेंड का ये ग्रुप था जो ब्लम्सबरी एरिया में रहता था लंदन में. इसको ब्लम्सबरी ग्रुप के नाम से जाना जाता है. ठीक है. सो बी इज़ द राइट आंसर, ब्लम्सबरी ग्रुप. नेक्स्ट है यहाँ पे 148. It was a theatre company in the early Soviet Union. It was founded in 1923 by Boris Yuzanin, an instructor at the Moscow Journalism Institute. It received its name from the blue workers' uniform. It was often described as a living newspaper. It was a mobile theatre performing under any condition. ठीक है. सो ब्लू ब्लाउज थिएटर इसको बोलते हैं, ब्लू ब्लाउज थिएटर. सो ए इज़ द राइट आंसर. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. दिस इज़ हाउ द ब्लू ब्लाउज डिफाइंड इट सेल्फ. कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है? ब्लू ब्लाउज इज़ ए फॉर्म ऑफ एजिटेशन, a topical theatre born of the revolution, a montage of political and general phenomena presented from the point of view of the class ideology of the proletariat. Proletariat मतलब एक तरह से working class. Okay. Next है 149. It was an informal group of intelligent, well-educated and gifted women. ठीक है. It was a social and educational movement in England in the mid-18th century. Its emphasis on conversation rather than on fashion. ठीक है. इसका जो emphasis था मतलब जो इसका प्रभाव था वो कन्वर्सेशन से ज़्यादा किस पे था? फैशन पे था. It was founded in early 1750s by Elizabeth Montagu, Elizabeth Vesey and other as a literary discussion group. A step away from traditional non-intellectual women's activities, the discussions were attended by both men and women. The main object of the meetings was conversation. There were no cards and no alcohol, and politics, swearing and scandal were forbidden. Their little derives from the roasted blue stockings of Bishop Benjamin Still फ्लीट. सो ब्लू स्टॉकिंग सर्कल बोलते हैं इसको, है ना. सो ए इज़ द राइट आंसर. इट इज़ कॉल्ड ब्लू स्टॉकिंग सर्कल. ठीक है. ये है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन. इंग्लिश बॉटनिस्ट बेंजामिन स्टिलिंग फ्लीट हु वॉज नॉट रिच एनफ, जो मतलब रिच नहीं थे, टू ड्रेस प्रॉपरली, कि वो अच्छे से ढंग के कपड़े पहन पाएँ, फॉर द ओकेज़न, एंड अपीयर्ड इन एवरी डे ब्लू रोस्टेड स्टॉकिंग. और डेली वो किस में दिखाई देते थे? ब्लू स्टॉकिंग में. ब्लू स्टॉकिंग सर्कल इज ऑल्सो नोन एज ब्लू स्टॉकिंग सोसाइटी. फेस सर्कल को ब्लू स्टॉकिंग सोसाइटी नाम से भी जाना गया. ठीक है. Next है 150. The term refers to extravagantly inflated and grandiloquent diction. Okay, disproportionate to its subject. It was a common feature of English drama of Shakespeare's age and of later heroic drama. Is called God bombast. ठीक है. So C is the right answer. bombast मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारी जो
सो सी इज़ द राइट आंसर बॉम्बास। इसमें क्या है कि बहुत ग्रांडी लोकेंट डिक्शन का यूज़ किया जाता है ना, बहुत मतलब जो एक तरह से बैरोक। नेक्स्ट है 151। इन मार्किस थॉट द टर्म रेफर्स टू द रूलिंग क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, especially those who own the means of production or the economic resources such as factories, materials, and capitals. So, bourgeois. This is called. So this term is called. So C is the right answer. Bourgeois. ठीक है, बर्जुआ बोलते हैं वैसे इसको, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में मतलब स्पेलिंग गलत ना हो इसलिए बर्जॉइस बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट है 152। A term that refers to a social class composed of semi-autonomous peasant and small-scale merchant. It roughly correspond with lower middle class, was defined by Marx as the class which does not have ownership of uh, the means of production, but which nevertheless support the rule of the bourgeoisie, is called petty bourgeoisie. ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। अ टाइप ऑफ प्ले दैट एन्जॉयड ए ब्रीफ पॉपुलरिटी इन फ्रांस इन द लेट 18th century. It was written for and about the middle class and based upon the theories of the French essayist and encyclopedist Denis Diderot. It was designed as a serious depiction of middle class problems, especially social abuses, but usually included a conventional happy ending is called bourgeois drama. ठीक है, तो इस तरह के जो ड्रामा होते थे वो ये बर्जोया ड्रामा होते थे। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एन outstanding example of bourgeois drama was Galsworthy, especially such work of his as Strife. ठीक है, ये जो गाल्सवर्दी की जो वर्क है ना, स्ट्राइफ 1909, जस्टिस 1910, द स्किन गेम 1920 एंड लॉयल्टीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवाइस. So guys, this is all about this video. Rest of the question we will discuss in the next video. Thanks for watching. Thank you so much.